वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कारोबार में पार्टनरशिप आम होती जा रही है, लेकिन जब शराकतदार आपके करीबी दोस्त हों या फिर रिश्तेदार हों तो मामला और भी नाजुक हो जाता है। कई लोग इस सूरत हाल में ना जज्बात और पेशा वराना फ़ैसलों में फ़र्क नहीं रख पाते हैं। तो आज हम बिज़नेस एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कारोबारी शराकतदारी करते वक्त हमने किन किन उसूलों का ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर जब बात हो रिश्तेदारों की या करीबी दोस्तों की तो क्या क्या उसूल होने चाहिए, किन चीज़ों का ज़्यादा जो है ना एहतियात बरतनी चाहिए इन तमाम तर चीज़ों में, और क्या वाकई हमें रिश्तेदारों के साथ या करीबी दोस्तों के साथ पार्टनरशिप या कारोबार करना चाहिए, उसका फ़ायदा होता है या उसका नुकसान होता है। तो इस पर बात कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान आरिफ साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। अब्दुर्रहमान साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, ठीक ठाक। अब्दुर्रहमान साहब, ये जो बिज़नेस वैसे भी सदियों पुराना एक ऐसा एलिमेंट है कि यहाँ तो लोग नौकरी की तरफ जाते हैं या लोग पार्टनरशिप की तरफ, बिज़नेस की तरफ जाते हैं, या तो सिर्फ अकेले सोलो बिज़नेस होता है या पार्टनरशिप होती है कि 2 लोग या 3 लोग करके जो है ना उन्होंने पार्टनरशिप की और वो बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट कर लिया। अब ये जो आज हम वो वाली पार्टनरशिप पे बात नहीं करेंगे जो बाहर के लोगों के साथ होती है, एक घर के लोगों के साथ या करीबी दोस्तों के साथ, भाइयों ने मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, दोस्तों ने मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। इस तरह की शराकतदारी होती है जो पार्टनरशिप होती है, उसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये जिसकी आप बात कर रही हैं, जिस तरह के बिज़नेस की, इसको फैमिली बिज़नेस बोलते हैं। ओके, ख़ानदानी कारोबार। ठीक है। और हर कारोबार शुरू में ख़ानदानी कारोबार ही होता है। सही है। कोई भी बिज़नेस दुनिया में आपको जो बड़े से बड़ा बिज़नेस नज़र आ रहा है इस वक्त, वो स्टार्ट में एक फैमिली बिज़नेस ही था। किसी सोलो ने स्टार्ट किया था, या बाप बेटे ने मिलके, मियाँ बीवी ने मिलके, या 2 भाइयों ने, दोस्तों ने मिलके स्टार्ट किया था। आपस में कारोबार करना गलत नहीं है, मसला ये है कि कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। और उसके लिए जो आपके असूल हैं, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो आपकी रिटर्न एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन द 2 मेंबर्स, भाई काम कर रहे हैं या इवन दोस्त कर रहे हैं, तो वो जो एक लिखत पढ़त है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है कि जिसमें हमारे हिस्सेदारी कितनी है, कौन कितने पैसे लगाएगा, कौन क्या करेगा, नफ़ा और नुकसान की तकसीम क्या होगी, कल को किसी ने एग्जिट स्ट्रेटजी लेनी होगी तो वो क्या होगी, कल को मेरे और आपके बीच में कोई तफरुका आ गया, कोई इख्तलाफ राय आ गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो वो कैसे सॉल्व होगा। अगर हम इन चीज़ों को लिख के और अच्छे तरीके से लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि बिज़नेस आपस में ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। और इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, नुकसान कम है, फ़वाइद ज़्यादा हैं। अच्छा, फ़वाइद ज़्यादा बशर्त ये कि उसको सही तरीके से किया जाए। लेकिन किन चीज़ों को ज़्यादा हमें एम्फसाइज़ करना चाहिए या तरजीह देनी चाहिए कि अगर हम बिटवीन ब्रदर्स हो रहा है या दोस्तों के दरमियान हो रहा है, क्योंकि कुछ फिर लिहाज वाले भी पॉइंट्स आ जाते हैं ना कि अच्छा चलो दोस्त हैं तो इस चीज़ पे हमने मार्जिन जो है ना वो दे दिया, लिहाज कर लिया कि हम अगले को कह नहीं सकते हैं, भाई है तो उसको भी कह नहीं सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी आ जाता है बिजनेस में। क्या ये आना चाहिए? जी देखें, पाकिस्तान का ना एक बहुत बड़ा, बल्कि दुनिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो फैमिली बिजनेसेस हैं 97% बिजनेसेस सेकंड थर्ड जनरेशन में नहीं जा रहे। अच्छा। यू मेक द बिजनेस एंड इट कोलैप्स, और ये बहुत बड़ी परेशानी का बायस है। फॉर एग्जांपल, आज हम जिस बिजनेस में बैठे हैं, अगर ये भी किसी फैमिली का है तो ये अगली जनरेशन में होगा कि नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट ओन कंपनी है, ओन बाय गवर्नमेंट तो नहीं है। अगर वो प्राइवेट ओन्ड है तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो जिस तरह से आपने कहा कि 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा रिलेशनशिप डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि हमारी कंपनी की टाइप क्या है, उसमें हमारे लीगल तमाम लवाजमात पूरे होने चाहिए। रिश्तेदारी मामलात को और कारोबारी मामलात को अगर आप अलग रख के चलेंगे तो इसकी उम्र ज़्यादा है। लेकिन जब आप इसको मिक्स करेंगे, लिहाज करेंगे, यार चचे का बेटा है, इसने क्या करना है, अच्छा ये बिल्कुल करना गलत है। कारोबार के मामले में आपको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, हर चीज़ लिखी होनी चाहिए। दूसरी क्रिटिकल चीज़ है कि आपके बीच में जब कभी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो फैसला साजी कैसे होगी, क्योंकि जब कभी बात आपस में नहीं मानेंगे, मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, तो वहां पे जाके हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। अच्छा, तीसरी चीज जो इससे ज्यादा क्रिटिकल है वो है रोल की आइडेंटिफिकेशन, कि कारोबार में कौन क्या करेगा। अगर हम दोनों 3 लोग या 2 लोग कारोबार के अंदर इकट्ठे मिलकर काम करने लगे हैं और हम सब कुछ ही करेंगे तो हम एक दूसरे के एरियाज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे आप एक सर्टन रोल प्ले कर रही हैं, ये लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इफ दे स्टार्ट प्लेइंग योर रोल एंड यू स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल, तो थिंग्स विल नॉट वर्क। यही होता है बिजनेस में। वहां पे हर बंदा सब कुछ करने की कोशिश करता है। बहनोई है तो अकाउंट्स दे दो, अच्छा बहनोई को अकाउंट्स नहीं आते तो मत दो। चचे का बेटा तो उसको परचेज दे दो, भाई उसने कभी परचेज की है जिंदगी में। तो जब तक आप लोगों को उनकी स्ट्रेंथ्स के मुताबिक आप
ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ये मामला आएगा। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि आपने रोल आइडेंटिफाई करना है कि किसका क्या रोल है और वो उसी रोल के अंदर रहे, ओवरलैपिंग ना हो और अकाउंटेबल भी हो, कल को वो जवाबदेह भी हो, आप उससे पूछ सकें कि जब आप जवाबदेह हो। यहाँ पे लोगों का पता क्या प्रॉब्लम है, लोग कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो मैं सारी लूंगा, जवाबदेही मैं कोई नहीं दूंगा, जवाबदेही नहीं करूंगा। तो बिजनेस में भी ऐसे ही हो रहा है, तो वो जवाबदेही नहीं होती। आपने कहा जी आपने गलत चीज परचेज कर ली, वो कहेगा जी वो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इस बात का। लेकिन आप जिम्मेदारी भी पहले रोल का तयन करें, किरदारियों का तयन करें, उसके बाद जिम्मेदारियां दें और उसके बाद उनको अकाउंटेबल भी बनाएं इन अ रिस्पेक्टेबल वे, इज्जत के साथ। देखें जब आपस में बैठे हुए हैं तो आप एक दूसरे के साथ उस तरह से बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हदूद हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उसमें रहते हुए रिस्पेक्टेबल वे में आप एक दूसरे को अकाउंटेबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कहीं उल्टा ही होता है कि आप किसी से अकाउंटेबल होते हैं ना, किसी से थोड़ी सी पूछगछ कर ली कि अच्छा यहाँ पर ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, क्या मामला हुआ है, रिश्ते तक खराब हो जाते हैं। अच्छा, इसके पीछे भी एक चीज है, देखिए कि भाई रिश्ते खत्म हो गए हैं कि आपने पूछा क्यों है। अच्छा, ये समझिए जब आपने किरदारों का तयन किया तो फिर उसकी कुछ सैलरी भी होगी। ठीक है, देखिए आप मैं 2 काम कर रहा हूँ तो मेरी अगर आप तनख्वाह देंगे मुझे उस काम की तो मैं जवाबदेह भी हो सकता हूँ। यहाँ पे ये होता है कि जब दोस्त या भाई मिलके काम कर रहे होते हैं तो तनख्वाहों और बेनिफिट्स का तयन नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती। सही है। वो अब्बा जी हैं, बड़े भाई हैं, वो जितना दिल करेगा पैसे ले लेंगे, छोटा जितना दिल करेगा पैसे ले लेगा। अच्छा, जब आपके पर्क्स एंड रेम्यूनरेशन का क्लैरिटी नहीं आती आपस में तो फिर आप अकाउंटेबल भी नहीं बना सकते। तो बेहतर यह है कि पहले आप डॉक्यूमेंटेड रिलेशनशिप बनाएं, फिर आप रोल आइडेंटिफाई करें, फिर रेम्यूनरेशन को फाइनलाइज करें, फिर आप जिम्मेदारियां दें और उसके बाद उसको अकाउंटेबल करें। अगर आप ये जर्नी फॉलो करेंगे तो आई थिंक सो रिश्ता भी बचेगा और कारोबार भी बचेगा, कारोबार भी होगा। अच्छा, दूसरा अब्दुल रहमान साहब, अगर एक पार्टनर के पास सरमायाकारी है, उसके पास सरमाया है, दूसरे के पास सरमाया नहीं है, सिर्फ स्किल्स है, महारत है, एक्सपीरियंस है उसके पास, तो ये जब दोनों मिल जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग का है वो किस तरह होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा? अच्छा, इसमें पुराने जमाने में जो कारोबार में हिस्सेदारी थी ना वो एक ही तरह तस्वुर की जाती थी, वो था पैसों का डालना। हम दोनों ने कारोबार किया, 2 लोगों ने, दोनों की तरफ से पैसे दोनों ने 60 रुपए और 40 रुपए डाले और वो 60-40 के हिस्सेदार बन गए। तो कारोबार में जो हिस्सेदारी है वो पैसे के डालने से ही उसका तयन होता है। लेकिन अब आके थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई हैं। अब इसको बोलते हैं इक्विटी, दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल इक्विटी। बट देयर आर 2 अदर टाइप्स ऑफ इक्विटीज जिनको पिछले कुछ सालों में जिनका अख्तरा हुआ है। मिसाल के तौर पर इंटेलेक्चुअल इक्विटी, कि जी मेरा आइडिया है और आपके पैसे हैं, ऐसे ही है। तो हम 50-50 के हिस्सेदार होंगे, ठीक है, बट आई एम द पार्टनर बिकॉज ऑफ माई आइडिया एंड यू आर द पार्टनर बिकॉज ऑफ योर मनी। तो यू गॉट फाइनेंशियल इक्विटी, यानी you got equity because of your finance. I got equity because of my idea. The third type of equity called the sweat equity. Sweat equity. हाँ, यानी मेरा आइडिया है, इनके पैसे हैं और काम ये करेगा। तो जो काम करेगा he is basically putting his sweat into the business. तो then there are three types of equities into the business. अच्छा, इस तरह से लोग आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। सही। इसमें एक बंदे से पैसे आते हैं, एक से आइडिया आता है और एक से मेहनत आती है। तो वी पुट अप एन आइडिया। लेकिन जब आप कंपनी फॉर्म करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, एओपी बनाते हैं, जब आप मिलके काम करते हैं, एक क्लैरिटी मैं जरूर दूंगा आपके चैनल से कि जब आप मिलके काम करें तो या तो एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप बनेगी, एओपी बनेगी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी जिसमें एक से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं। तो ये क्रिटिकल है कि कंपनी की जो फॉर्मेशन है वो ठीक करें। अगर उसका लीगल स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो पहले दिन से ही आप धोखे में हैं। हम 2 भाई मिलकर काम कर रहे हैं, कंपनी मेरे नाम पे है सोल, और मैं आपको पार्टनर कह रहा हूं पिछले 5 साल से। सही। तो ये धोखा है। यू हैव टू मेक हिम द पार्ट ऑफ द कंपनी, गिव हिम द बैंक के अंदर उसका नाम दें, उसके ऊपर सिग्नेटरी होना चाहिए, वो आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमने कंपनी को कैसे चलाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, जिसको आप इक्विटी को क्लियर तरीके से लेके चलेंगे तो फिर आप हिस्सेदार हो सकते हैं। खास तौर पर ये उस मामले में होता है कि जी कंपनी मेरे नाम है क्योंकि सरमाया मैंने लगाया है, मैंने सारे पैसे मैंने लगाए हैं, आइडिया बेशक तुम्हारा है लेकिन सरमाया मेरा है, तो कंपनी मेरे नाम पे होगी। और ये प्रैक्टिकल केस, हमारे पास एक फैमिली आई जो 50 साल से काम कर रही थी, उनकी इक्विटी क्लियर नहीं थी। एक भाई ने कहा जी मुझे 50 साल काम करते हो गए तो 50% इक्विटी मेरी है, ये 80% मेरी होनी चाहिए। दूसरे ने कहा जब 25 साल मुझे भी हो गए तो 25 मेरी होनी चाहिए। अच्छा, जब वो 80 को 25 में प्लस किया वो तो 115 हो गई। तो 100 से ऊपर तो इक्विटी नहीं हो सकती। इसीलिए ये क्लैरिटी ऑन द डे फर्स्ट अगर आ जाएगी हिस्सेदारी की, नफा नुकसान की, जिम्मेदारी की,
تو میرا خیال ہے چیزیں بہتر طریقے سے چل سکتی ہیں. اچھا، اور اگر یہ تو چلے پارٹنرشپ میں پروفٹ ہوتا ہے تو پروفٹ مارجن تو ہمارے سامنے ہے، لیکن جب نقصان ہوتا ہے کسی صورت میں کہ جی اب آپ کو اتنا لاس ہو گیا ہے کہ آپ کو بند ہی کرنی پڑ رہی ہے اپنا کاروبار یا جو بھی آپ نے بزنس شروع کیا ختم کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں فیملی بزنس میں یا مل کے کام کرنے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا وہ ہے یہی. اچھا، لیکن جب تک تو سب اچھا ہے، اچھے میں تو سارے ساتھ چلتے ہیں، سب ساتھ ہے. جب خدا نہ خواستہ نقصان ہوا تو اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہونی ہے؟ دیکھیں کاروبار کرنے کے سارے اصول موجود ہیں. فار ایگزامپل ہم نے 100 روپیہ لگایا، کاروبار کیا، اگلے سال ہمیں 10 روپے کا نقصان ہو گیا تو ہماری ایکوٹی 100 سے کم ہو کے 90 کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور وہ جو 10 روپے ہیں جو نقصان ہوا ہے وہ ہماری حصے داری کے مطابق ہمارے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. اچھا، اس میں جو میں نے کہا کہ جو فیصلہ سازی ہے اس کا اصول بنائیے، اور آخری چیز بزنس سے ایگزٹ ہونے کا پلان ہر وقت کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے نا ڈفرینس ہونا چاہیے کہ آپ کا پرسنل کیا ہے اور آپ کا پروفیشنل یا بزنس کیا ہے. تو ان کو جو الگ الگ رکھنے کی کوشش کیا کریں. جب مکس ہو جاتے ہیں تو پھر بچے بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اور آپ خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر فیصلہ سازی کرتے ہوئے بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے. تو اس لیے دونوں کو الگ الگ رکھنے کی کوشش کریں. اس لیے ہم نے آج کا یہ سیگمنٹ تیار کیا کہ کچھ نہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ کلیریفائی ہو جائیں آپ لوگوں کے لیے. تو ہمارے ساتھ عبدالرحمان عارف صاحب موجود ہیں. عبدالرحمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی ہے. آگے